माँ जिद पर अड़ गई थी। उसका कहना था कि हमें अभी चलना चाहिए। बड़ी दी घर में अकेली मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर यही निश्चय हुआ कि हम सब चलेंगे। बाबा डाक ले जाने वाला और सेब के बगीचे का एक नौकर अपनी गोद में मेरे तीनों छोटे भाई बहनों को ले चलेंगे और हम बड़े बच्चे पैदल चलेंगे। पोस्ट मास्टर और सेब के बागों के 2-3 नौकर हमारे घर ही आ गए थे। टॉर्च और गैस का इंतजाम कर लिया गया था। बिजली डायनुमा के इंजीनियर से बड़ा टॉर्च लिया गया था। जैसे ही सब लोग बाहर जाने को थे कि अचानक दरवाजे के पास ही जीतू जमीन में गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल पड़ी। माँ बहुत निराश होकर धम्म से जमीन पर बैठ गई। पर जीतू को जल्दी ही होश आ गया था। इसे अब नहीं ले जाएंगे, माँ का कहना था, और उसे सेब बागान के एक चौकीदार के साथ पोस्ट मास्टर के घर ठहरा दिया। माँ जब ताला लगा रही थी तो मैंने बर्फ़ की उजास में देखा था कि वह दरवाजे पर झुक गई थी और वह जैसे विश्वास न कर रही हो कि यह कुछ क्या सचमुच हो रहा था। बाहर हवा चल रही थी। बर्फ़ की ठंडक ने हम सबको सुन्न कर दिया था, एकदम सुन्न। बर्फ़ के उस लंबे फैलाव में रास्ते का किसी को पता नहीं चल पा रहा था। सिर्फ डाक ले जाने वाला आदमी अपने लंबे डंडे से टटोलता चल रहा था। बड़ी दी और मैं पीछे चल रहे थे। माँ पोस्ट मास्टर के साथ आगे थी। गैस और बैटरी की रोशनी में चमकती हुई बर्फ़ से अपने आप में एक धुंधली रोशनी जैसे पैदा हो गई थी। आसमान में बादल थे, लेकिन वर्षा अभी बंद हो गई थी। आधी रात को हम वहाँ पहुँचे थे। तब वहाँ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी से हमने देखा, एक बर्फ़ के टीले के बिल्कुल नीचे एक आदमी के हाथ ऊपर दिखाई दे रहे थे। सिर्फ हाथ, और वह एक डरावना दृश्य था। घोड़े का कहीं पता नहीं चल रहा था। वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं थी। वह तो पोस्ट मास्टर को याद आया कि वहाँ चट्टानों की गुफाओं में कुछ आदमियों ने अपनी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। कुछ देर बाद वे सचमुच 10-12 आदमियों, लालटेनों और फावड़ों के साथ चले आए थे। हम बच्चे गुफाओं की झोपड़ियों में भेज दिए गए थे और वहाँ सिर्फ माँ, बाबा और बाकी लोग रह गए थे। जब हम झोपड़ियों की तरफ आ रहे थे, तब बर्फ़ खोदने का काम शुरू हो चुका था। झोपड़ियों में मुझे याद नहीं हम कैसे बैठे थे और क्या करते रहे थे, पर हम सोए नहीं थे। बड़ी दी दबी ज़बान से मुझे कह रही थी कि इन झोपड़ियों में रहने वाली औरतें डायने लगती हैं, इसलिए सोना अच्छा नहीं। इस डर से छोटे बच्चे भी नहीं सो पाए थे। डायन उस अकेली रात में हम सब लोगों को वह शब्द बहुत डरावना लग रहा था। वह शब्द जो दबे हुए घुड़सवार से संबंधित था। मैं जानता था माँ ने यहाँ आने की जिद इसलिए की थी कि कहीं बाजी न बर्फ़ में फंस गए हों। कहीं सचमुच। छोटे बच्चे अध जागे और हम पूरी तरह जागे हुए थे। जब सुबह माँ बाकी लोगों के साथ हमें लेने आई थी, वह कोई गरीब आदमी था गांव का, जो बर्फ़ में दब गया था। वह कहाँ है? छोटी बहन ने पूछा। अब वह कहीं नहीं है, माँ ने जवाब दिया। हम उस जगह से अपने घर की ओर चले गए थे। तब मन में एक संभावना थी कि बाजी घर पहुंच गए होंगे और घोड़ा उन्होंने ऊपर अपने दफ्तर के कमरों में बांध दिया होगा। पर ऐसी संभावना थी कि इतने दिनों बाद अब बाजी जरूर लौट आए होंगे। आते हुए उस सुबह बर्फ़ के शीशे के उस मैदान में हम कितनी बार फिसले होंगे याद नहीं। मैंने कच्ची बर्फ़ के गोले बनाए थे और उन गोलों को इधर उधर फेंकना शुरू किया था। मेरे खेल पर किसी को ऐतराज़ नहीं था, बल्कि एक तरह से वे इससे अपना मनोरंजन ही देख रहे थे। सेब बागान का एक नौकर पिछले दिनों की कथा सुना रहा था कि किस तरह गांव के एक स्कूल का मास्टर बर्फ़ में उल्टा लटक गया था और दब गया, लेकिन वह सुबह बच गया था क्योंकि लोगों ने जल्दी ही उसे बर्फ़ से बाहर निकाल दिया था। उसकी बगल में एक शराब की बोतल भी निकली थी। बर्फ़ में दबा हुआ आदमी अगर जल्दी निकाला जाए तो वह बच सकता है। उसकी ये बातें मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। पर जल्दी ही हम धनोल्टी पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बादलों से भरे आसमान में ऐसा लगता था जैसे अब आसमान खुल जाएगा। सब लोग हमें छोड़ने आए थे और सब लोग रात को बर्फ़ पड़ने की बात कर रहे थे। पर धनोल्टी पहुंचते ही हमने देखा कि बर्फ़ बहुत ऊंची उठ चुकी थी। कई मकानों में तो खिड़कियां बर्फ़ से गुम हो गई थी। हम अपने घर पहुंचे तो हमने देखा कि दरवाज़ों के ताले तक बर्फ़ पड़ गई थी।
हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे थे और ठंड से परेशान थे। घर जाने का सुख बाजी से मिलने के सुख के बराबर था, पर घर के चारों तरफ बर्फ ऊंची चढ़ गई थी। डाक ले जाने वाले ने छोटी बहन को मेरी गोद में देकर फावड़े से जगह काट दी थी और बर्फ साफ कर दरवाजे का रास्ता बना दिया था। वहाँ गहरी सीलन थी। दरवाज़ा खोलकर जब हम अंदर पहुँचे तो लगा जैसे बर्फ़ के अंदर आ गए हों। वो देखो, आसमान फट गया, छोटे भाई ने खुशी से कहा। हम सबको आंखें रोशनदान की ओर हो गई। वहाँ एक हल्का नीला कागज़ अटका हुआ था। नीला कागज़। थोड़ी देर बाद जब हम लोग ही घर में रह गए, तब मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर हल्की बर्फ़ थप थप पड़ने लग गई थी। तो इस प्रकार बीच की दरार कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।